हेलो दोस्तों, आप सभी का नौकरी का द्वार में फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में फिजिक्स का महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो आज के पिटारा में दोस्तों वन लाइनर पॉइंट इन फेवर ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स से संबंधित कुछ पॉइंट जो आपके बीच लाया गया है जो अति महत्वपूर्ण है। VVI अगर आपने कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर देते होंगे तो ये सब सारे पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में नज़र आते होंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट के रूप में नज़र आते होंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इसमें बताया गया है कि किसी भी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जबकि वस्तु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न स्थानों पर एक ही होगा। याद रखिए कि जो भार है यानी कि वेट है, वेट का मान अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होता है। लेकिन द्रव्यमान का जो मान है, कि जो वस्तु का जो द्रव्यमान का मान है वो हर जगह सेम होगा, हर जगह सेम होगा। ज़मीन से लेके आकाश से लेके पृथ्वी तक कहीं भी उसका मान बदलता नहीं है। तो क्वेश्चन फॉर्मेट में कभी कभी पूछ देता है कि किसका मान एक समान होगा, किसका मान अलग अलग होगा। तो इसको याद करने की कोशिश कीजिए कि वस्तु का जो है भार, यानी वस्तु का भार अलग अलग हो सकता है, जबकि वस्तु का द्रव्यमान एक ही होगा। तो इसे आप समझ रहे हैं कि पॉइंट से आपको क्या मिला। अब आइए पॉइंट नंबर 2 पे। दूरी जो डिस्टेंस होती है, दूरी का मान शून्य नहीं हो सकता है, जबकि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का मान शून्य हो सकता है। देखिए, दूरी का मान शून्य नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस है, जब कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा, या तो 1 मीटर करे, 1 किलोमीटर करे, 1000 किलोमीटर करे। तो डिस्टेंस का मान शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का मान शून्य हो सकता है। तो आप ये समझते हैं कि इसका मान शून्य क्यों हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका जो इनिशियल डिस्टेंस होता है और एक फाइनल डिस्टेंस होता है, इसके बीच की दूरी होता है, ठीक ना। इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस के बीच की दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो यानी अगर मान लें कि यहाँ से 5 किलोमीटर अगर कोई जाता है और 5 ही किलोमीटर वहाँ से लौट आ जाता है, तो इसका अगर हम लोग डिस्टेंस देखेंगे तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट कितना किलोमीटर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो जानते ही हैं कि फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो यानी यहाँ पे देखेंगे तो 5 - 5 0। याद रखा जाए कि डिस्प्लेसमेंट का मान शून्य हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन पलटेगा बाहरी पहियों पर। ये क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको हमेशा पूछते रहता है कि पलटेगा बाहरी पहियों पर, भीतरी पहियों पर कि नहीं पलटेगा। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन पलटेगा बाहरी पहियों पर। ये भी आपको याद रखना है कि पलटेगा, माने कभी कभी हो जाता है कि जो अगर वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो पलटेगा, लेकिन कभी पूछ देता है कि किस पर पलटेगा, किधर से पलटेगा, भीतरी साइड, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, कौन पहिया पर पलटेगा। तो याद रखा जाए कि बाहरी पहियों पर पलटेगा। लेकिन ऐसे पलटता नहीं, ऐसा थोड़ी है कि तीव्र गति पर अगर कोई बस या गाड़ी चलता है तो पलट जाता है। उसको बचा कर रखता है, वो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है उसके मदद से वो पलटता नहीं है। लेकिन पलट सकता है, अगर वो फोर्स ना लगाया जाए तो वो पलट जाएगा बाहरी पहियों पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ऑब्जेक्टिव में डाल देगा। मान ली कि अंदर के साथ पलटेगा कि बाहर के साथ पलटेगा, कौन पहियों पर पलटेगा। तो याद रखना पलटेगा लेकिन बाहरी पहियों पर। अब देखिए, अगर दिक्कत ज़्यादा हो रहा है तो वाहन पलटेगा, तो पलटेगा बस से वाहन हो गया, बस से बाहरी पहियों। किसी तरीक़ा से भी इसको याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको छूटना नहीं चाहिए, कन्फ्यूजन ना हो कहाँ से क्या हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये सिर्फ आपको दिमाग में बैठाने के लिए दिया जा रहा है कि आपको हमेशा की याद आ जाए। क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर इसको हम दे सकते थे, लेकिन वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता था कि कभी इसमें बी में ऑप्शन जा रहा सी। लेकिन वन लाइनर पढ़िए, ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड आप अगर पेपर लगाते हैं तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक हो गया। अब आइए ऊर्जा यानी कि एनर्जी हो गया।
ऊर्जा की एसआई मात्रक जूल होता है। डायरेक्ट पूछता है कि ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या होता है, लेकिन जब सीजीएस मात्रक की बात आती है तो सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। यानी कि एनर्जी क्या याद रखा जाए, उसका जो सिंबल पूछता है कि एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी पूछ रहा है सीजीएस मात्रक लेकिन हमको डायरेक्ट पता रहता है एसआई मात्रक मार देते हैं जूल। तो याद रखा जाए ऊर्जा की एसआई मात्रक जूल है, लेकिन जबकि सीजीएस मात्रक अगर पूछा जाए तो अर्ग होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1 जूल में 10⁻⁻7 अर्ग होता है। ये भी ध्यान में रखने की चीज़ है। और कुछ क्वेश्चन अगर कहीं स्टैंडर्ड बनता है तो ये पूछ लेगा कि 1 जूल में कितना अर्ग होगा। तो याद रखा जाए कि 1 जूल में 10⁻⁻7 अर्ग होता है। चलिए, अगर उम्मीद है कि याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शक्ति। अगला पॉइंट है शक्ति यानी पावर। तो पावर की एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड होता है। पावर की एसआई मात्रक जो होता है जूल पर सेकेंड होता है। और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वाट भी कहते हैं। तो इसको वाट भी कहा जाता है कि मानी पावर को क्या बोलते हैं। अगर एसआई मात्रक से पूछ रहा है तो जूल पर सेकेंड, और उसका एक पूछेगा कि पावर का एक और क्या होता है, उसका क्या मात्रक होता है, तो उसको हम लोग वाट भी कहते हैं। तो दोनों चीज़ याद रखा जाए, जूल पर सेकेंड भी याद रखा जाए और वाट भी याद रखा जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। ये बहुत पूछता है और ख़ास करके रेलवे का ही फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप दिए होंगे टेक्नीशियन में रहकर के आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो हमेशा पूछा 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। तो याद रखा जाए 746 वाट। 746 वाट दिमाग में ये सब जो वन लाइनर पॉइंट है इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न जाने एग्जाम में कितना बार पूछा होगा पता नहीं, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। जो पुराना स्टूडेंट है तो वो तो किसी तरह साथ रख कर लेते हैं, लेकिन जो नया स्टूडेंट है जिनको स्टार्टिंग में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहला दूसरा दे रहे हैं तो उन लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपना कॉपी में भी कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। तो 746 वाट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कलर से रिलेटेड कुछ देखते हैं। तब प्राइमरी कलर यानी कि प्राइमरी रंग, प्राइमरी कलर कौन कौन होता है। तो कभी कभी एग्जांपल भी दे देता है कि इनमें से कौन प्राइमरी रंग है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो देखिए प्राइमरी कलर जो है 3 गो प्राइमरी कलर होता है। पहला है रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी कि लाल, हरा और नीला। 3 गो प्राइमरी कलर होता है। छाँटने के लिए भी दे सकता है कि इसमें कौन प्राइमरी कलर है। तो मानिए रेड, ग्रीन और येलो कर दिया जाए तो कन्फ्यूजन है कौन नहीं है। अब जब वो बोलिएगा कि येलो नहीं है तो प्राइमरी कलर। और एक होता है सेकेंडरी कलर, यानी कि सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी रंग क्या होता है। तो इसका एग्जांपल देखा जाए तो मैजेंटा है, सियान है और येलो है। मैजेंटा, सियान, येलो, ठीक ना। अभी तो कलर हो गया, ऐसे दोनों का एग्जांपल हो गया, लेकिन याद करने का कुछ तो अलग होना चाहिए। जब आप इस नौकरी का द्वार में इस चैनल को देख रहे हैं तो इसमें हम याद करने का अलग अलग ट्रिक बताते हैं। अगर है तो आप पिछला वीडियो भी अगर देखे होंगे तो सिर्फ नहीं बोल नहीं दिए कि याद हो गया। अगर वैसा है तो आप खुद भी पढ़ के एक बार देख सकते हैं, लेकिन याद करने का कुछ भी ट्रिक बताते हैं। तो आपको देखिए इसको हम एक ट्रेंगल के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि जो भी प्राइमरी सेकेंडरी जो भी कलर हो इस टाइप से। देखिए इसे बना नहीं, एक बार फिर से करते हैं। ठीक, एक ट्रेंगल फॉर्मेट में रख लीजिए। यहाँ पे रेड रख लीजिए, बताते हैं क्या है। ठीक, देखिए एक ट्रेंगल बना लीजिएगा। एक ट्रेंगल बना लीजिएगा। येलो है, समझ जाइए आप। देखिए फिर से ही कर देते हैं, ज़्यादा टाइम लग रहा है, फिर कोई बात नहीं। चलिए एक ट्रेंगल बना लीजिएगा। अब एक नाम बता रहे हैं आपको, राम बाबू, ठीक ना। राम बाबू एक कॉमन नाम है, हर किसी को पता होगा कि राम बाबू। अगर किन्हीं का नाम, अगर वीडियो देख रहे हैं उनका नाम है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक राम बाबू टाइप से नाम याद करिए। देखिए राम, राम हो गया, आर से रेड,
एम से मैजेंटा, बी से ब्लू। तो राम बाबू एक साइड में आप लिख देते हैं, राम लिखिए। राम लिखिएगा तो यानी कि इस टाइप से अगर हम राम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आर, ये तो लिखना ही नहीं, एम। तो राम बाबू से इस टाइप याद कर लीजिएगा। तो रेड, मैजेंटा, ब्लू, और यहाँ पे आपको ग्रीन है, ये है। तो ये जो कॉर्नर पर है तो रेड, अगर रेड लिख दिए, ब्लू लिख दिए, तो बचा क्या, ग्रीन। तो ये जो कॉर्नर पर आ रहा है, सबका कॉर्नर पर आ रहा है, तो ये प्राइमरी हो गया। और अगर इस दो कॉर्नर के बीच में अगर मिड पॉइंट पर अगर कहीं बन रहा है तो वो सेकेंडरी कलर हो गया। तो इस हिसाब से आप राम बाबू याद कर लीजिए। और इधर से जेसीबी बोलते हैं ना, जेसीबी जो मट्टी उट्टी खोदता है, तो उस हिसाब से भी सर जेसीबी। तो जी हो गया, जे नहीं लिखे, जी हो गया, जेसीबी, इस टाइप से याद रखिए। राम बाबू जेसीबी चलाता है, इस टाइप से राम बाबू जेसीबी चलाते हैं। इस फॉर्मेट पर कर लीजिएगा तो कहीं जो आपको वर्टेक्स पर मिलेगा वो प्राइमरी हो गया, और जो उसके मिड पॉइंट पर मिलेगा वो सेकेंडरी हो गया। समझ में आ गया, राम बाबू जेसीबी चलाते हैं, हो गया। तब देखिए रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तो आपको प्राइमरी हो गया, प्राइमरी कलर हो गया। और सेकेंडरी कलर हो गया मैजेंटा, सियान और येलो। अब ये यहाँ तक तो हो गया, लेकिन कभी क्वेश्चन ए भी बना देता है, यही पूछता है कि लाल और हरा मिलके कौन सा कलर बनेगा। अगर इससे बनाते इससे बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। पेपर में पूछता है कि लाल और हरा मिलकर कौन सा रंग बनेगा। एक दोनों को मिक्स कर दिए कि अगर लाल और हरा को मिला दें तो कौन सा रंग तैयार हो जाएगा, तो इससे होगा कि येलो रंग तैयार हो जाएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर ग्रीन और ब्लू को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा, तो ग्रीन और ब्लू को मिला दिया जाए तो सियान रंग कलर क्रिएट हो जाएगा। कभी ऐसा ही पूछ सकता है कि लाल और ब्लू को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग मिलेगा, तो ये मैजेंटा रंग मिलेगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ट्रिक में बनाना है, राम बाबू कर देना है, जैसे भी चलाते हैं, यहाँ येलो है, और सभी का ये जो मिक्सचर होता है सबसे मिलकर ये जो वाइट रंग सबका ही है। इसी से बहुत सारा रंग के सब का रंग मिलाकर ये वाइट रंग के लिए क्रिएट किया जाता है। तो आप समझ गए, कुछ भी नहीं है। अगर जैसा ही कुछ पूछ दे तो बस इस टाइप से आपको बना देना है। अच्छा, ये बताए थे कि राम बाबू हो गया, जेसीबी चलाते हैं। अब एक बच रहा है क्या, येलो ही तो बच रहा है। जो भी पूछे प्राइमरी पूछे तो यहाँ से देख लीजिए, रेड, ग्रीन, ब्लू। सेकेंडरी पूछे अच्छे तो ये राम बाबू, तो ये मैजेंटा, सियान, येलो हो गया। लाल और ब्लू मिलकर कौन सा रंग बनेगा, तो मैजेंटा। ग्रीन और ब्लू मिलकर कौन सा रंग बनेगा, सियान। ग्रीन और लाल मिलकर क्या बनेगा, तो येलो। तो इससे न जाने बहुत सारा पेपर में क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो आप एक सिंगल ट्रिक के माध्यम से एक ट्रिंगल बना कर राम बाबू जेसीबी चलाते हैं। ध्यान में रखिएगा, एक दो बार वीडियो को देखिएगा, याद हो जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन इससे क्रिएट हो सकता है आपको बताए हैं, इसको बढ़िया से ध्यान में रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और क्या अगला पॉइंट है। अब देखा जाए विस्कोसिटी यानी संयंता उसे होता है जो तरल पदार्थ के बीच में लगता है, ठीक ना, जो लगने वाले उसमें क्या कितना विस्कस है, कितना उसमें फोर्स लग रहा है, जो भी है, कितना उसमें स्लिप हो रहा है, तो इसे अंता होता है विस्कोसिटी। तरल पदार्थ के बीच में लगता है, कोई कितना माने कि पतला है या मोटा है, इस टाइप से। जो माने कि लिक्विड रहता है, फॉर्मेट रहता है, जैसे शहद हो गया, पानी है, तो कोई कितना गाढ़ा है, कोई कितना पतला है, इसके बारे में बताया जाता है। तो विस्कोसिटी, ठीक है। अगर आपसे कभी विस्कोसिटी का डिफिनेशन नहीं पूछेगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो ये थोड़ी पूछता है कि विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी से पेपर में क्या पूछता है ये आपको देखना है। पेपर में ये पूछ सकता है कि जो गैस हो, गैस यानी कि गैस किसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि गैस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी को। यानी कहने का मतलब कि विस्कोसिटी अगर बढ़ रहा है, अगर विस्कोसिटी बढ़ रहा है तो गैस बढ़ेगा। विस्कोसिटी जो होता है गैस का प्रोपोर्शनल होता है। और जब टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे कंडीशन ये रहता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, मानी इस टाइप से पेज पेपर बना सकता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी और गैस में कैसा रिलेशन बनेगा। तो ये बोलिएगा कि विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस का, ठीक। लेकिन इसी में वो बोल सकता है कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो विस्कोसिटी का कैसा रिलेशन बनेगा लिक्विड के साथ। तो वहाँ डायरेक्टली नहीं दोस्तों, इन्वर्सली होता है। बस दो पॉइंट आपसे पूछ सकता है, विस्कोसिटी अगर है तो इससे दो ही पॉइंट पूछेगा कि
किसके साथ क्या रिलेशन है। और एक चीज़ देख रहे हैं, टेम्परेचर दोनों में बढ़ रहा है। कन्फ्यूजन यहाँ से क्रिएट हो जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है दोनों में। तो खाली याद रखना है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है वो गैस के केस में बनता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनता है लिक्विड के केस में। और टेम्परेचर तो आपको दोनों कंडीशन में बढ़ा ही देगा। तो क्वेश्चन फॉर्मेट भी सब पूछता है कि विस्कोसिटी का कैसा रिलेशन बनेगा गैस के साथ अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो इंक्रीज करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए जाए कि गैस पूछ रहा है कि लिक्विड पूछ रहा है, किसके साथ डायरेक्टली है किसके साथ इन्वर्सली है, याद रखिएगा। यहाँ से आपको तीन से चार प्रश्न आपको यहाँ से भी बनता है। चलिए एक दो बार वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार देखिए पूरा क्लियर हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन 2 से 3 बार अगर देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में डेफिनेटली आएगा। और जितना पॉइंट है अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें से कम 70 पॉइंट तो आपको आधी हो गया होगा। क्या कलर है क्या, और आगे बताए थे किसका मान क्या है, पावर है, एनर्जी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से भी उठता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर उसकी आवर्तकाल क्या हो जाएगा, यानी टाइम पीरियड, उसका जो झूलने का स्पीड क्या हो जाएगा। तो देखिए जब खड़ी हो जाएगी तो कम हो जाएगा। बहुत बारी पूछता है, अब पेपर में डायरेक्ट खड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो दिमाग में डायरेक्ट यह क्लिक होना चाहिए, जब लड़की झूला झूल रही है अगर खड़ा हो जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, बस। और इसमें कुछ भी नहीं है। तो उसी से प्रश्न ही बनता है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्या हो जाती है। कभी कभी बोलता है सुस्त हो जाती है, तेज़ हो जाती है, या जो है जो एज ए नेचुरल कंडीशन जैसे चल रही है वैसे हो जाएगी। तो ये भी ध्यान में रखा जाए कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। अगर नहीं भी याद रहा है, देखिए गर्मी का मौसम में हर कोई आदमी बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है तो आराम से बैठा हुआ रहता है। तो याद रखिएगा कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। जो जैसे भी याद करना है, सिर्फ आपको याद करने से मतलब है। याद हो गया तो कोई टेंशन नहीं, याद करके अगर आप प्रश्न बना लिए एग्जाम में तो ही वाहवाही है। जैसे भी ध्यान में आता है याद रख लीजिए, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। चलिए एक यहाँ से एक पॉइंट ये भी पूछता है, कभी कभी डायरेक्ट दे देता है पॉइंट, वह भारतीय जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ये तो हम लोग भी जानते हैं कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो ये भी जानते हैं कि तो न्यूटन ने जो लॉ दिया था ग्रेविटेशनल लॉ, तो वही हो गया। लेकिन कभी कभी पूछता है कि सबसे पहले इसका जानकारी किसके द्वारा दिया गया था। तो एक थे ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। इसको भी याद रखा जाए, पूछता है कभी कभी, क्योंकि अगर जल्दीबाजी में अगर पेपर में आता है तो पहला ऑप्शन न्यूटन ही दे देता है, तो वो गलत हो गया। तो ब्रह्मगुप्त याद रखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिजिक्स स्टार्ट किए हैं तो ज़रा फिजिक्स के बारे में भी देखा जाए क्या है। तो फादर ऑफ फिजिक्स, अब जब फिजिक्स है तो ये सबसे पहला यही बनता है कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ फिजिक्स तो न्यूटन को कहा जाता है, क्योंकि जितना भी फिजिक्स है बहुत ज़्यादा जो टर्म रिलेटेड है, जो भी फिजिक्स बनाया गया है उसमें आधा ज़्यादा चीज़ न्यूटन ने ही बनाया है। तो यानी फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को ही कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स तो है, फादर ऑफ फिजिक्स तो हो गया न्यूटन है। लेकिन अगर फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोला जाए तो कौन है, वो है था अल्बर्ट आइंस्टीन। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हम लोग जानते हैं कि E=mc², एनर्जी को मास में कन्वर्ट करके किस तरह से एनर्जी को, बहुत ही इनका फेमस खोज थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की थी। लेकिन ये भी देखा जाए कि इनको नोबेल जो प्राइज़ है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए मिला था। ये बीपीएससी एक बार नहीं कंटिन्यूअस 5 बार से ही ऊपर पूछा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस चीज़ को खोज के लिए दिया था। सबसे पहला डाल देता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ऑप्शन वहीं गड़बड़ हो जाता, पहला आया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बांट दिया। इनका सबसे मान अल्बर्ट आइंस्टाइन को जाना ही जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पर्पज़ से कि वहीं के। लेकिन जब उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था तो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी, उसके लिए इनको मिला था। तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। लेकिन आज के बाद आप लोगों का कन्फ्यूजन ये दूर हो गया
कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में दिया गया था, किसकी खोज के लिए दिया गया था? तो याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। चलिए एक और देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक तो ऐसा ही है कि अगर कितना दिन से भी अगर पढ़ रहा है तो ये इस टाइप से अगर ऑप्शन दे देता है तो गलती करके ही लगाएगा। ये हम 90% बोल सकते हैं कि अगर पूछ दिया जाए कि 1 लाइट ईयर का वैल्यू क्या होगा, 1 पार्सेक का वैल्यू क्या होगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो गलती करके ही आएगा। लेकिन आज आप ध्यान से देखिए, आज के बाद आपको इसका कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। 3 गो है, एक है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ध्यान से देखिएगा। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका वैल्यू में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं करता है, 1.496, ठीक ना, इंटू 10 के पावर 11, 10 के पावर 11। दिक्कत यहाँ पे ये नहीं होता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना होता है, 1.496 सबको पता है, लेकिन इस 10 के पावर 11 जो यहाँ पे पावर जो चढ़ाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन यही है कि 10 के पावर 11 मीटर में है। अगर आपको किलोमीटर में दे दिया जाए तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, सेंटीमीटर में दे दिया जाए तो कन्फ्यूजन क्या होगा। तो इसलिए आपको हम सीरियली बता देते हैं कि आपको इसको आज कैसे रखना है। तो देखिए, सबसे पहले वैल्यू को एक बार गौर कर लेते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 इंटू 10 के पावर 11, ठीक, ये तो हो गया। फिर 1 लाइट ईयर, ये तो कॉमन है, इसे बहुत लोग को मालूम भी होगा। तो ये होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। और एक होता है 1 पार्सेक, 1 पार्सेक ये होता है 3.084 इंटू 10 के पावर 16। अगर अच्छा नहीं लिख रहा उसे कोई दिक्कत नहीं, आपका नोट्स में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। तो 3.084 10 के पावर 16, यहाँ पे देखिए 6 सिर्फ लिखा हुआ है, 16 है, यानी गलती हो गया है, इसीलिए यहाँ पे 16 है, इन्हें आप 6 समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए 3 वहाँ पे 10 के पावर 6 नहीं है, 10 के पावर 16 है, यानी कि 3.084 इंटू 10 के पावर 16, याद रखिए। अब देखिए, जैसे जैसे हम लोग वैल्यू जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग का वैल्यू बढ़ भी रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का 10 के पावर 11 है, लाइट ईयर का 15 है, पार्सेक का 16 है, ठीक। ये वैल्यू आपको कॉमन मिल जाता है, 1.496, 9.46, 3.084, ये कॉमन रहेगा। लेकिन कन्फ्यूजन, आप एक यूनिट याद कर लीजिए मीटर का, ठीक ना, मीटर का। और एक याद देखिए एलपी के बारे में अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो इससे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट लोको पायलट हर कोई बनना भी चाह रहे हैं, रेलवे का अगर तैयारी कर रहे होंगे तो एएलपी है, ठीक। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बढ़ जाता है। अब एलपी में भर्ती होते हैं तो यहाँ पे यही रखेगा, तो 10 के पावर 11, यहाँ 10 के पावर 15 और 10 के पावर 16, कुछ भी नहीं, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं उसका वैल्यू बढ़ रहा है। और ये यूनिट तब बोले कि लगभग आपको एग्जाम में सेम मिलता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496, 1 लाइट ईयर 9.46, 1 पार्सेक 3.0846, समझ गए ना। एएलपी आज के बाद इसका टेंशन ख़त्म हो गया है, एएलपी में भर्ती लीजिए। और यहाँ से 11, 15, 16 मीटर में, और अगर किलोमीटर में बोल दिया जाए, सेंटीमीटर बोल दिया तो आपको तो कन्वर्ट आता ही है करने के लिए, इसमें क्या दिक्कत है, उतना तो जानते ही होंगे। तो एएलपी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैल्यू भी देखिए बढ़ रहा है। 10 के पावर 11 ही यूनिट है, 10 के पावर 15 है, 16, याद हो गया। आज से बाद टेंशन खत्म। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्सेक, इस टाइप से भी अगर तीनों में अगर बोल जाए कि सबसे बड़ा यूनिट किसका होता है, तो बता रहे थे कि एएलपी जितना आगे बढ़िएगा उतना वैल्यू बढ़ेगा, तो इसका वैल्यू सबसे बड़ा, सबसे कम इसका वैल्यू, झंझट खत्म हो गया। आगे देखिए, अब ये रिलेशन भी पूछ देता है कि 1 पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है, तो 3.26 कॉमन है, 1 पार्सेक में 3.26 होता है। अब यहाँ पे देखिए ये भी देख लीजिए कि कभी पूछता है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरिंग, कि जितना भी है डिस्टेंस को मेजर करता है, मैंने दूरी को मापता है। आइए, तो हमेशा पूछते रहता है कि ये जो लाइट है, लाइट ईयर किसको मेजर करता है। पहला में ही माइनस टाइम दे देता है, उसके बाद डिस्टेंस देता है, तो समझ रहा है लाइट ईयर है तो सोच रहा है टाइम से रिलेटेड नहीं है, तो ये दूरी मापता है। तीनों जो है दूरी को ही मापता है। अब यहाँ से प्रश्न था कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरिंग, तो पार्सेक,
अगर ये आपको नहीं भी अगर याद करने का ज़रूरत थोड़ी है, अगर आप इसी से समझ लेते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल है लाइट ईयर पर सेक, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी बड़ा हो गया कि 10 के पावर 16 पे ही जा रहा है ना, तो ये बहुत लंबा वैल्यू इसका हो जाएगा इन दोनों के अपेक्षा। तो ये शॉर्ट पॉइंट में कहीं पूछ देता है कि लार्जेस्ट यूनिट डिस्टेंस मेजरिंग, अब यहाँ पे दे दिया एस्ट्रोनॉमिकल है लाइट ईयर पर सेक, कन्फ्यूजन हो रहा है, कहीं कन्फ्यूजन हो, कहीं इसी को मार के आ गया, लाइट ईयर को मार के आ गया, गलत हो जाएगा आपको। एक बार कंसेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया तो फिर कुछ भी नहीं है, वो हमेशा के लिए आपको जाएगा। ALP हमेशा याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरिंग तो पर सेक, स्मॉलेस्ट यूनिट डिस्टेंस मेजरिंग और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरिंग होता है फर्मी। फर्मी ठीक है, क्योंकि ये भी पूछता है कि एक फर्मी कितना बराबर होता है, तो ये भी जान ले कि एक फर्मी होता है 10 के पावर -15 मीटर का, ये -15 मीटर में है। याद रखा जाए लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरिंग पर सेक, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरिंग फर्मी। और 1 फर्मी कभी पूछ देता है 1 फर्मी कितना बराबर होता है, तो 1 फर्मी 10 के पावर 15 माइनस मीटर। तो दोस्तों ये सब कुछ पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी पर पूरा बेस्ड था। एनसीईआरटी से जो मेन पॉइंट होता है उसको आपको निकाल कर और जो डायरेक्ट पेपर में पूछता होगा, ये जितना पॉइंट है कहीं ना कहीं आपको कोई भी एग्ज़ाम में ये सारा पॉइंट आपको मिला होगा। अगर आपको ध्यान में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर माने जानते हुए भी अगर कहीं गलती हो जा रहा है तो इससे आपको, अब तो हमें नहीं लगता है कि आप गलती कर पाइएगा। प्राइमरी कलर भी समझ में आया क्या उसका एग्जांपल है, सेकेंडरी कलर है, 2 कलर मिक्सअप करते हैं तो क्या बनता है। इसमें आपको बढ़िया से हम बता गया कि मैजेंटा है तो रेड ब्लू को मिला के मैजेंटा कीजिएगा, ग्रीन ब्लू को मिला कर सियान बनाइएगा, और रेड ग्रीन मिला कर येलो। तो पॉइंट को देखते रहिए। और ऐसा नहीं कि पहला है, मान लीजिए फिजिक्स का आप इस पर बने रहिए, बहुत सारा इसका सेट टाइप का 20 से 25 तक भी हो सकता है, 25 से 30 तक भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रखने का मेरा ये मकसद नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में मान ली रहता है ABCD दे रहता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होने के चांस हैं, ठीक है ना। और ये आपको डायरेक्ट पॉइंट मिल रहा है, आप इसको देखिएगा तो डायरेक्ट आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा, डायरेक्ट वो आप ऑप्शन के आंसर तक पहुँच जाइएगा। तो 1 लाइनर है। और NCERT का आजकल क्या वैल्यू है वो तो समझ ही रहे हैं। तो जितना भी NCERT का लाइन बाय लाइन को देखने के बाद जो पॉइंट बन सकता है या जो पॉइंट आगे पहले बन चुका है वो सभी पॉइंट आपको स्टार्टिंग से हम रखते जाएंगे और आप इस पर बने रहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है। बस आपका रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा ये तो देखने पर पता चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों आज की सीरीज, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें, यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। और अगला पार्ट बताएं कि इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आपके बीच आने वाला है। और मकसद तो ये दोस्तों कि मकसद पढ़ाना नहीं, याद कराना है कि जो क्वेश्चन कभी कभी होता है कि माने कि हम आंसर जान भी रहे हैं फिर भी गलत हो जा रहा है, तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए, ठीक है ना। अगर लग रहा है कि इसमें से कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको हमेशा के लिए याद हो गया है या फिट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसका देखते हैं अगला पार्ट में इससे भी बेटर जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के लिए आपके बीच ज़रूर लाएंगे। तब मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।